वेलकम क्लास 12th। तो आज कंक्लूडिंग पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, मतलब 12th के हिसाब से। लेकिन उसके बाद तो न्यूमेरिकल और उसके बाद कॉम्पिटिटिव सेक्शन के क्वेश्चन हम लोग लेंगे जॉइंटली, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का। अगर यदि जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे उनको याद होगा कि चैप्टर 1 का कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज ए होल, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ हो, फील्ड इंटेंसिटी हो, गॉसेस थ्योरम हो, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब से लेकर के एक साथ अगर न्यूमेरिकल देखा जाए, कहने का मतलब कि JEE मेंस या एडवांस के लिए या नीट के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक साथ कहीं कंपटीशन में ये सेक्शन एक साथ लिया जाएगा। तो ये कंक्लूडिंग सेशन हो सकता है, मे बी, आई होप। न्यूमेरिकल देखना हो सकता है एक पार्ट और बनाना पड़े। और कुछ लोग अपने कमेंट भी कर रहे थे कि JEE मेंस के लिए, तो JEE मेंस के लिए 11 का जो मैकेनिक सेक्शन है, यानी कि कहने का मतलब वेक्टर अलजेब्रा से लेकर के रोटेशनल मोशन तक के लिए, तो हमने वीडियो बना करके पहले ही डाल दिया है। उसमें कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत होगी। स्टार्टिंग में कुछ वीडियो को हम फिर से रिव्यू करेंगे, नए सिरे से वीडियो बनेगा, क्या कि उस समय जो सेटअप था बोर्ड का वो बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए फिर से उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन जो भी है उस पर, उसको लोग देख सकते हैं, है ना, उसको पढ़ सकते हैं। जो लोग JEE मेंस एडवांस के लिए देख रहे हैं, जो लोग क्लास 12th के लिए सिंपली देख रहे हैं, वो तो अभी कंटिन्यू करें, है ना। 11th का वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, कारण कि थोड़ा सा 11th में बच्चे अभी तक एडमिशन वगैरह लिए नहीं हैं। क्या लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, तो उसको देखते हैं 15-20 दिन के बाद से, तब 11th की वीडियोस स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल 12th वाले अपना देखें। तो पहला आज का जो टॉपिक्स है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, ये हम लोग बाय एक्सप्रेशन देखना समझना चाहेंगे। तो कोई भी कैपेसिटर इस तरीके का होगा, इस तरीके कोई कैपेसिटर होगा, ठीक है। एक प्लेट इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। डेफिनेटली ये प्लेट अर्थ होगा, ये सेल से कनेक्टेड होगा, जैसा भी है उससे हम लोग को बहस नहीं है, ठीक है जी। अब ऐसे सिचुएशन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप करेगा। हम लोग एक बात को समझना चाहें कि स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी का मतलब उस किससे होगा, जब तक आप वर्क डन इज द मेजर ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ाया भी है 11th में कि वर्क डन इज द मेजर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी रिलीज्ड, व्हाटएवर। तो कहीं भी स्टोर्ड एनर्जी हो या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, वर्क डन से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन की कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, तो वर्क डन की कहानी स्टार्ट होती है, वर्क डन की कहानी स्टार्ट होती है किससे, Q इंटू V से स्टार्ट होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चूंकि V इज वाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एंड इफ Q चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, A पॉइंट से B पॉइंट तक, अगर Q चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आते हैं और V के पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन इज QV। तो मेन मुद्दा ये है। लेकिन कहानी क्या होगी जब हम इसको लेकर के चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, कैपेसिटर या किसी कंडक्टर को लेकर के हम चलते हैं, तो सिचुएशन ये होगा कि इनिशियल पोटेंशियल इसका 0 होगा। चलिए हम लोग इस बार फॉर एनी कंडक्टर और कैपेसिटर इनिशियल पोटेंशियल V must be 0 if Q charge is provided, charge is given, provided जो लिखना है लिखिए, given to it and potential rises to V। पोटेंशियल V तक राइज कर जा रहा है। कहानी क्या है कि स्टार्टिंग में उसका पोटेंशियल 0 रहा होगा,
और जैसे जैसे आप चार्ज देते गए होंगे वैसे वैसे पोटेंशियल उसका क्या हो गया, बढ़ता रहा होगा। यानी कि जो फर्स्ट चार्ज देंगे वो जीरो पोटेंशियल पर, तो ऑलमोस्ट उस समय का वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। मान कि पहला चार्ज जो दिया जाएगा उसको वो जीरो वर्क डन में दिया जाएगा, क्योंकि उस समय पोटेंशियल है नहीं उसका, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट, करेक्ट। लेकिन जैसे ही उस प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा वैसे उसका पोटेंशियल राइज कर जाएगा, अगला चार्ज दीजिएगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये बात कुछ उस तरीके से है जैसे आप कोई स्प्रिंग लेते हैं, है ना, तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है ना, और इसको जैसे स्टार्टिंग में दबाइएगा तो कोई ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम माइनर। जैसे हल्का सा दब जाएगा उसके बाद से ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग को दबाते चले जाएंगे, इस स्प्रिंग को जैसे है ये, इसको कंप्रेस करते जाएंगे, जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा कैपेसिटर के अंदर भी या कंडक्टर के अंदर की भी इनिशियल स्टेट में वर्क डन डी मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा, और जैसे जैसे चार्ज उसके ऊपर चलता जाएगा फर्दर चार्ज देने में क्या होगा, वर्क बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल प्रोसेस हो जाएगा। तो वेरिएबल प्रोसेस में जब भी वर्क डन निकालने की बारी आती है तब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं या एवरेज मेथड लेते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन प्रोसेस हम इन जनरल देख लें, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन प्रोसेस, चूँकि ये बुक में भी दिया हुआ है आपके, और मोर और लेस इसी को लोग एडमिट करते हैं, एवरेज वाला प्रोसेस भी हम बता देंगे, ठीक है। तो फॉर एनी कंडक्टर और कैपेसिटर इनिशियल पोटेंशियल V0 इफ Q चार्ज इज गिवन द पोटेंशियल राइजेस टू V। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं एट एनी स्टेट व्हेन पोटेंशियल एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट का कहने का क्या मतलब है, मतलब जब आप चार्ज दे रहे होंगे उसके किसी इंस्टेंट की बात करते हैं। व्हेन पोटेंशियल इज, लेट सपोज कितना, V1 कहते हैं, V डैश कहेंगे, स्क्वायर लगाने पड़ता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। व्हेन पोटेंशियल इज V1, जब पोटेंशियल V1 है, एंड स्टोर्ड चार्ज उस समय का Q1 है, ठीक है। स्टोर्ड चार्ज इज Q1, ओके। तो फॉर एनी dQ1 चार्ज एडेड फर्दर जो कोई भी dQ1 चार्ज, थोड़ा सा चार्ज Q1 से थोड़ा सा dQ1 चार्ज एडेड, वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन कह लीजिए, एलिमेंट्री वर्क डन dW, इसको हम लोग ले सकते हैं dQ1 इंटू V1। ऐसा क्यों? चूंकि ऑलमोस्ट ये मान करके चले कि छोटा सा चार्ज जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उस प्लेट को, उस समय का जो वर्क डन रहा होगा वो वर्क डन एक कांस्टेंट पोटेंशियल V1 पर होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल V1 पर होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये जो एलिमेंट्री वर्क डन होगा वो dQ1 इंटू V1 होगा, ठीक है। Q1 को थोड़ा ढंग से बना दें। एक्चुअल में क्या है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि स्लाइड चार्ज जो उसको देंगे उस समय, उस दौरान, उस पीरियड में उसकी पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर ही हमारा इंटीग्रेशन चलता भी है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी यही है कि एक स्मॉल इंटरवल में ऑलमोस्ट एक वेरिएबल जो हो उसको हम क्या मान के चलें, कांस्टेंट मान के चलें। क्योंकि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग ये मान के चले कि पोटेंशियल उस पीरियड में जिस समय एक बहुत ही एलिमेंट्री चार्ज नहीं के बराबर एक चार्ज dQ को हम लोग लेकर के उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो dQ इक्वल टू dQ1 V1 होगा, ओके। तो टोटल वर्क डन
ओके, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन प्रोवाइडिंग, अरे इन प्रोवाइडिंग क्यू चार्ज, इतना लिखने की क्या जरूरत है। W जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dW होगा जीरो चार्ज टू क्यू चार्ज, दैट इज जीरो चार्ज टू क्यू चार्ज, है ना, V1 dQ1, इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब जरा सा कैपेसिटी जिसकी बात करते हैं तो Q1/V होगा, यानी हम कह सकते हैं कि V1 की वैल्यू Q1/C होगी। तो V1 को चेंज कर लें, किसमें, V1 चेंज हो जाएगा 0 टू Q, V1 हो जाएगा Q1/C इंटू dQ1, 1/C कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, Q1 की वैल्यू, Q का इंटीग्रेशन, X का इंटीग्रेशन X स्क्वायर हो जाता है, तो Q1 का Q1 स्क्वायर बाई 2, 0 टू कैपिटल Q। अब इंटीग्रेशन के प्रोसेस में अपर लिमिट रिप्लेस कीजिए तो Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, चूँकि Q1 को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से। तो फाइनली देखा जाए तो ये Q स्क्वायर बाई 2C होगा ये वर्क डन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इसी वर्क डन के बराबर होगा, यानी कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C होगा। ओके, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C होगा। अब जरा सा इसके अलग अलग फॉर्म को चेंज कर लें, चूँकि कैपेसिटी की बात करते हैं तो C इक्वल टू Q/V होता है। अब हम लोग चेंज कर सकते हैं, C को हटा सकते हैं, V को ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा करें कि हम लोग पहले C को हटा देते हैं Q/V से, तो Q/V से तो QV, हाफ QV। तो एक एक्सप्रेशन इसको रख दीजिए C की वैल्यू, तो ये हाफ QV आएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हम Q को रिप्लेस कर देते हैं तो Q को रिप्लेस कर देंगे तो Q इक्वल टू CV होगा, Q इक्वल टू CV होगा। अगर C रखते C स्क्वायर V स्क्वायर, तो कुल मिला जुला करके ये हाफ CV स्क्वायर आएगा। हाफ MV स्क्वायर जैसा दिख रहा है, हाफ MV स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, हाफ MV स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो हाफ CV स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, 1/2 CV स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ठीक, ओके। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कंडक्टर और कैपेसिटर के लिए तो एक्सप्रेशन हमारा ये निकल करके आ गया। मैंने बोला था कि इसको इंटीग्रेशन प्रोसेस के बजाय हम लोग एवरेज प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 लाइन में देख लीजिए कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल कितना था, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी के लिए चलेंगे, तो उसको हम लोग इसको मिटाने के बाद करेंगे, है ना। अल्टरनेटिव मेथड पर अगर हम लोग जाते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल V इनिशियल इक्वल टू 0, V फाइनल कितना है, V है, तो V एवरेज कितना होगा, एवरेज पोटेंशियल 0 प्लस V/2 है। चूँकि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, नॉन लीनियरली इंक्रीज करता तो ये मेथड नहीं लगता। जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं, चार्ज जिस रेशियो में दे रहे हैं उसी रेशियो में हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। चूँकि Q प्रोपोर्शनल, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इक्वल टू CV होता है। Q इंक्रीजेज V इंक्रीजेज, Q इंक्रीजेज V, मान लीनियर रिलेशन है इसके बीच में, ना इसमें स्क्वायर है ना इसमें स्क्वायर है, किसी में कोई स्क्वायर नहीं है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V है, यहाँ देखिए ना, Q प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो ऐसे में चार्ज देते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो लीनियर इंक्रीजमेंट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये एवरेज मेथड कि इनिशियल का 0 फाइनल का V, तो ये टोटल कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा, V/2। तो वर्क डन निकालेंगे V एवरेज इंटू गिवन चार्ज Q, तो V/2 इंटू Q, दैट इज हाफ QV होगा ये वर्क डन। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ QV होगी, जो कि इससे सीधा सीधा मैच करता है। अब चाहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके देख सकते हैं, है ना, चेंज करके देख सकते हैं। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात तो ये हो गई। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सप्रेशन को लेकर के, और हम लोग बढ़ेंगे किस डायरेक्शन में, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे अब एनर्जी स्टोर्ड इन
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ठीक है। क्या एक्सप्रेशन था अपने पास एक्सप्रेशन था स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की Q²/2C, ठीक। तो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटी होती है ε0A/d एंड Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए। ए इज द सरफेस एरिया एंड सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ये दो बातें हम लोग पहले से जान रहे हैं कैपेसिटर के केस में। इसको हम लोग अब यहाँ पर अप्लाई कर दें तो U की वैल्यू 1/2, Q के बदले में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर A², ठीक है। और C के बदले में क्या लिखें, ε0A और D ऊपर। क्या एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, तो 1/2 A का स्क्वायर से A का एक पावर कैंसिल हो जाएगा और AD आ जाएगा, है ना। और सिग्मा स्क्वायर अपॉन इंटू AD, ठीक है, AD, ठीक है। तो सिग्मा, अब थोड़ा एक और चीज़ का इस्तेमाल करें, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो जाता है सिग्मा अपॉन ε0, यानी सिग्मा कैन बी रिप्लेस्ड बाय ε0 इंटू ई से, ε0 इंटू ई से। अच्छा, ये ε0 बचा हुआ है भाई, ये ε0 बचा हुआ है। तो U की वैल्यू हम अब सिग्मा को रिप्लेस करने वाले हैं ε0 E से, तो ε0² E²/ε0 इंटू AD। ε0 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखने वाली बात हाफ ε0 E² इंटू AD। अब ये AD क्या चीज़ है भैया, AD वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर है, खास करके पैरेलल प्लेट के लिए। कैसे, अगर जिनका ज्योमेट्री थोड़ा कमज़ोर हो तो समझ लीजिए, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होंगे ना भैया, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट्स या पैरेलल या सर्कुलर प्लेट्स, जैसा भी प्लेट्स हो, ठीक है, ऐसा प्लेट्स होंगे। तो ये इसका बेस एरिया, ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया, तो बेस एरिया इंटू एल्टीट्यूड, बेस एरिया इंटू एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू एल्टीट्यूड, AD इज वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो AD इज द वॉल्यूम, तो U अपॉन AD दैट इज हाफ ε0 E², है ना। ये तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मान लीजिए यहाँ से आ गया। अब जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए, है ना, U अपॉन AD इज टू हाफ ε0 E², तो ये क्या कहला जाए, U अपॉन AD को ले रहे हैं स्मॉल u, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को क्या कह लेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, यही कहला जाएगा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी, यही हो जाएगा हमारा एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो अब ये U अपॉन AD को स्मॉल u से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो स्मॉल u इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू, लिटरेचर हम लोग का भी गड़बड़ाया हुआ है, 1/2 ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी की डिपेंडेंसी सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड पर होता है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एनर्जी डेंसिटी उसकी उतनी ही अधिक होगी। और ये एक्सप्रेशन हमारा किसके लिए होता है, वैलिड not only for capacitor, not only for capacitor, it's valid for any electric field, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग
यही लेंगे। ठीक है जी, यही एक्सप्रेशन लिया जाएगा, यही। ठीक है, चलिए तो टॉपिक्स की बात जहाँ तक है वो ख़त्म हो गई। एक आध न्यूमेरिकल है वो पहले देख लेते हैं, तब फिर हम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल के कुछ देख लेते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2.10 नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका पार्ट ए जो कह रहा है एक 100 पिको फराड का कैपेसिटर है जिसको हम एक ऐसे सेल से चार्ज करते हैं जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट का है। ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब चलिए जब हम लोग करंट में जाएंगे और सेल में जाएंगे आइए में पढ़ाएंगे तब आपको हम समझाएंगे। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपका 900 पिको फराड। यस, 900 पिको फराड मतलब 900 इंटू 10⁻⁻12 फराड। पिको का मतलब -12। तो पहले ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड की बात जब हम लोग करेंगे, U की बात करेंगे तो Q²/2C, नहीं हाफ CV² से ले सकते हैं, हाफ CV² से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हाफ CV² से जब लेंगे तो 1/2 C की वैल्यू 900। चलो इसको थोड़ा सिंपल कर ले, 2 जीरो है इधर हटा दे, 10⁻⁻10 कर दें, -10 V का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर यानी 10⁻² का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻10 और 10⁻2 जब 4 हो जाएगा तो फाइनली ये 4.5 हो गया और 10⁻⁻6 जूल का एनर्जी हो जाएगा। इसको माइक्रो ले लीजिए तो 4.5 माइक्रो जूल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि इसमें स्टोर्ड एनर्जी 4.5 माइक्रो जूल हो गया। अब पार्ट बी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पार्ट बी कह रहा है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड विद द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब देखिए कहता क्या कि इसको यहाँ से हटा दीजिए और एक 900 पिकोफैराड का और कैपेसिटर इसके अंदर लगा दीजिए। लगा देते हैं भाई, लगा देते हैं। अब इसके बदले हमने क्या किया, ये तो 900 का था ही, एक और 900 का जोड़ दिए। बता सकते हैं होगा क्या, बता सकते हैं होगा क्या। चूंकि कैपेसिटी सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। पहले जहाँ तक पर यहाँ पर Q चार्ज था, है ना, इस पर जितना Q चार्ज था, अब ये इस पर चार्ज स्टोर्ड चार्ज Q/2 एंड Q/2 हो जाएगा। ये तो तय है, ये तो तय है, ये तो तय है कि अब स्टोर्ड चार्ज। रह गई बात पोटेंशियल का कितना हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा लेकिन स्टोर्ड चार्ज हाफ हो जाएगा। तो अपने को इसकी कैपेसिटी तो दिया है ना, लेकिन अब जो एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रही है सिस्टम की, सम टोटल एनर्जी की बात हो रही है। पहले एक का निकालेंगे तब दोनों का डबल कर देंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड बाय द सिस्टम नाउ। तो या तो हमको टोटल चार्ज Q निकालना हो जाएगा, Q निकाल के Q/2 करके हाफ Q भी कर लें, है ना, हाफ Q भी कर लें, नहीं हाफ ना Q²/2C कर लें चूँकि कैपेसिटी पता है, या CV², या तो मैंने इसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना आएगा, चूँकि इसको जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हाफ होगा, तो चार्ज हाफ होगा तो पोटेंशियल कितना बचेगा, पोटेंशियल भी शायद हाफ ही हो जाएगा। आई होप सो, राइज इन पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा, सेम पोटेंशियल तक आएगा, चार्ज हाफ जाएगा, कैपेसिटी दोनों का सेम है तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। तो कौन से तरीके से, चलिए पहले चार्ज के हिसाब से चलते हैं। टोटल स्टोर्ड चार्ज Q की वैल्यू कितनी होगी, तो Q की वैल्यू इसमें हो जाएगी CV, C इंटू V, यानी 9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू V का मतलब हो गया 100 यानी 10⁻²। तो इसमें हो जाएगा
9 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम चार्ज टोटल रहा होगा अगर CV के हिसाब से चलते, Q इक्वल टू C और V के हिसाब से, कैपेसिटी और ये। तो Q/2 कितना होगा? Q/2 कितना हो जाएगा? Q/2 की बात करते हैं तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -8C, ठीक है। ओके, तो ओके है ना। चलिए मैं कुछ और कई बातों को दिखाऊंगा, है ना। चलिए पहले इसको निकाल लीजिए। एनर्जी इन 1, पहले में कितनी एनर्जी होगी ये निकाले। मान लीजिए इसको 1 कह रहे हैं और इसको 2 कह रहे हैं, तो इसमें अगर उस हिसाब से चलते हैं तो 1/2 टोटल चार्ज मतलब Q/2, Q²/2 अपॉन C, यही होगा ना, है ना, यही लेंगे ना। चलिए तो कितना होगा, तो लंबा प्रोसेस में जा रहे हैं हम, छोटा भी दिखा देंगे। 1/2 Q²/4, C कैपेसिटी कितना 900, 9 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये आने वाला है 1/8 तो हो ही गया, और ये Q² का मतलब हो जाएगा, Q² का मतलब ये लीजिए ना, ये लीजिए, ये तो कर Q/2 की वैल्यू, Q² की वैल्यू निकाल, 9 इंटू 10 टू पावर -8, 9 इंटू 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -10, तो 1/8 ठीक है। 9 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8 ये रहा, और 9 इंटू 10 टू द पावर -10, 9 का स्क्वायर से 9 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 9 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9, तो 1/8, 9, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -16 प्लस 10 जाएगा तो 10 की पावर -6, तो कुल मिला के 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, है ना। 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, कहीं कोई गलत, Q²/4 तो 8, 9 कैंसिल, 9 बचा, 1/8 है ना, 1/8 है, 4 नहीं, 1/8, तो 9/8, चलो 9/8 10 टू द पावर -6 जूल हो जाएगा एक का। तो सिस्टम की एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो U1 प्लस U2 यानी कि इसका डबल हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, है ना। कैपेसिटी सेम है, पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम है, तो एनर्जी भी बराबर होगा, इसका डबल। तो 2 इंटू 9/8 इंटू 10 टू द पावर -6 आ रहा है, कैमरे में देख लें, आ रहा है। तो ये 9/4 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल इसकी एनर्जी होगी, ठीक है। अब जरा सा एक बात हम आपको बतलावें, ओके। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको इसको नहीं निकालना हो तो खैर ये तो बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, हमने आपको बता दिया। क्या फ़र्क पड़ जाएगा ऐसे सिचुएशन में एनर्जी, जब हम सम टोटल थोड़ा क्वांटिटेटिव सेक्शन के हिसाब से सोचना चालू करें। इसकी एनर्जी, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी और अब सिस्टम की टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन आ सकता है। तो देखिए चार्ज का हाफ होना, इसी कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलते हैं कि चार्ज हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पहले की एनर्जी रही होगी, अभी ये आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड सेक्शन, ये Q²/2C रहा होगा, ठीक है। अब जब चार्ज को हाफ कर देंगे किसी भी के लिए, चार्ज को अगर हाफ कर दें, मान Q अगर Q/2 हो जाए, Q/2 हो जाए, तो जो एनर्जी आएगी एक पर, दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर Q/2 अगर इसको रखेंगे तो Q/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब Q²/1/4 2C, माने 1/4 ऑफ पहले की, 1/4 ऑफ स्टार्टिंग।
अब दोनों अगर ले लें U1 प्लस U2, तो इसका क्या होगा, जितना U1 है उतना ही U2 होगा, तो 1/4 U प्लस 1/4 U, हाफ U, मतलब एनर्जी हाफ हो जाएगी, एनर्जी सिस्टम की हाफ हो जाएगी। तो पहले की एनर्जी 4.5 माइक्रोजूल था, तो अब की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2.25 माइक्रोजूल। देख लीजिए, है ना। तो ये तरीका होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन को दिखाने का। इसको मैं यहाँ पर इसलिए दिखा रहा था कि कुछ बच्चे ने हमसे पर कमेंट किया था कि सर जेईई मेंस को पढ़ाइए, तो हो सकता है कहीं दिमाग में कन्फ्यूज़न हो कि सर यदि बोर्ड का पढ़ा रहे हो तो जेईई मेंस का क्या किस तरह से डील करना पड़ेगा। तो जेईई मेंस का डील करने का तरीका यही सब होता है ना। जेईई मेंस का डील करने का या कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन देखने का तरीका ये होता है, एक कैलकुलेशन आपने किया, उसके बाद बाकी का रेस्ट जो है सो खुद ब खुद उससे रिलेट करके बनाने का तरीका। ये टेक्निक क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आप कर दिए हैं तो एनर्जी कितना बन जाएगा, या टोटल एनर्जी U है, आपने इस तरह से करके इसको 2 कनेक्ट करके जोड़ दिया तो सिस्टम की टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कंपेरिजन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा। अब सवाल उठता है इसमें, एक बात ये भी आ जाएगा कि पहले सिस्टम की एनर्जी U थी, अब हाफ U हो गई, आधी एनर्जी कहाँ चलेगी। तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया पहले जो एनर्जी थी अब सिस्टम की वो थी U, अब सिस्टम की टोटल एनर्जी दोनों को मिला करके बच गया हाफ U। तो सिस्टम की आधी एनर्जी बची, तो आधी गई कहाँ, तो आधी गई जब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होना स्टार्ट हुआ, किसमें, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, तो वो किसी न किसी वायर के थ्रू हुआ होगा, किसी न किसी जरिए से हुआ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो सर्किट रहा होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज जो है हीट एनर्जी के रूप में डिसिपिटेट हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो जो डिसिपिटेशन है वही यहाँ पर दिखा रहा है कि आधी एनर्जी बचेगी, आधी बंटवारे में चली जाएगी। तो ज़्यादा बंटवारा होने से जो बिचौलिए है ना वो खा पका जाते हैं, इसलिए बंटवारा कम किया जाए, क्या कि इसमें फ़ायदा बिचौलिए का हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग ज़रा सा एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अच्छा खासा लंबा है, हो सकता है आज के वीडियो में तो ना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक और वीडियो लगेगा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 2 चार्जेस इतना एंड इतना लोकेटेड 16 सेंटीमीटर, व्हाट पॉइंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। फास्ट फॉरवर्ड देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक, और ये d डिस्टेंस पर है, और कह रहा है कहाँ पर पोटेंशियल इनका 0 होगा। इस साइड तो नहीं होगा, इस साइड भी नहीं होगा, इस साइड भी नहीं होगा, होगा कहीं ना कहीं बीच में इसके, है ना। कहें कि एल्जेब्रिक सम होगा, किसी पॉइंट पर जो होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। x तो ये d माइनस एक्स, ठीक है जी, x तो d माइनस एक्स। ओके, चलिए ऐसा करो ना, इसको R1 ले लो तो इसको ज़रा सा R2 ले लो। हम इन जनरल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फिर उससे सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल 0 करने का एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस होगा। ये कहने का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू 1, V1 की वैल्यू उतनी होगी जितनी V2 की वैल्यू। ठीक है जी, यानी KQ1/R1 इक्वल टू KQ2/R2, है ना। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे भी नहीं आएगा, आएगा तो 1 नंबर में आएगा। तो K कैंसिल, Q1 Q2, सीधा सीधा क्या दिख रहा है, Q प्रोपोर्शनल टू R या R प्रोपोर्शनल टू Q, यानी Q1/Q2 का वही रेशियो होगा जो R1/R2 के रेशियो में होगा, यानी R1/R2 का रेशियो जो होगा वो Q1/Q2 के रेशियो में जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो एक है 5μc 5 × 10⁻⁻8, दूसरा है 3 × 10⁻⁸। यहाँ पर 5 × 10⁻⁸ कूलम दे रहा है, तो यहाँ पर -3 × 10⁻⁸ कूलम दे रहा है। यहाँ माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव चार्ज हम माइनस पहले से सोच के चल रहे हैं, चूँकि जी पोटेंशियल सेम 0 पोटेंशियल होने के लिए तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना जरूरी है ना। दोनों प्लस होगा तब तो कहाँ होगा, एल्जेब्रिक सम प्लस हो जाएगा, 0 होना ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में R1 to R2 का जो रेशियो 5:3
5:3, तो 5 और 3 का रेशियो हो गया। और R1 प्लस R2 होना कितना है? 16 होना है। R1 प्लस R2 16 होना है। देखिए जब भी ये बोर्ड में तो आएगा नहीं, ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन का क्वेश्चन ऐसे भी है या 1 नंबर का देगा। ये चीज़ नहीं बल्कि ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस में यहाँ डालना पड़ेगा कि जब पोटेंशियल की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल की बात करेंगे R1 R2 का रेशियो Q1/Q2 होगा, करेक्ट। यानी रेशियो ऑफ डिवीज़न, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका डिवीज़न जो होगा वो R1:R2 में होगा, यानी 5:3, 10 की पावर -8 तो कट जाएगा, तो 5:3 है, तो 5:3 होगा। तो दोनों मिला के क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो यानी 5x + 3x = कितना? 16, 8x = 16, x = 2। तो प्रोपोर्शन 2 का जाएगा, 5, 3, 8 पहले मैं जोड़ लिया था, 8 दूनी 16, प्रोपोर्शन 2 का जाएगा, है ना, 2 का जाएगा। यहाँ से भी अगर कुछ लोग 10/6 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10/6, 10 to 6, 10 6 16। यानी जो इस साइड से देखा जाए तो R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी और उस साइड से देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर होगा। अब x की वैल्यू रखने दीजिए, 5x या 3x में, चाहे जैसे भी सोच रहे हो ऐसे कर लीजिए, है ना। ये 10 to 6 होगा। अब जरा सा अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए और ये देखा जाए कि बिना कलम लगाए हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये अगर ध्यान है कि डिवीज़न का रेशियो 5:3 होगा तो 5 3, तो 5 + 3 8, और टोटल डिस्टेंस है 16, 8 दूनी 16, यानी डबल प्रोपोर्शन रेशियो है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया 2 का हो गया, तो इधर 5 दूनी 10, उधर से 3 दूनी 6, 10 और 6, 10 और 6 सिंपल, है ना, 10 और 6 बिना किसी कलम उठाए हम लोग कर सकते हैं इसको। चलिए एक्सरसाइज 2.2 ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज 5 μc at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. हेक्सागोन, ठीक है भैया, रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन मतलब 6 वर्टिसेस होंगे, 6 वर्टिसेस होंगे तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। हेक्सागोन होता कैसा? ऐसा होता है। हेक्सागोन तो होता कैसा है? ऐसा होता है, ये होता है, ये उसका सेंटर होता है, ठीक है। एक बात बताएं, ये साइड से ये साइड डबल होता है, तो आधा उतना ही होगा। तो जितना ये होगा, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, इक्वल टू द साइड होता है। कारण बता देते हैं। कारण ये होता है कि ये 120 का बाइसेक्टिंग, तो 60 एंगल ये, 60 एंगल ये, 60 एंगल ये, सब के सब जो है सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ये सब के सब, जिनकी ज्योमेट्री कमज़ोर हो समझ लीजिए, ये सब के सब 60 डिग्री, सब के सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब जितने भी सेगमेंट उठा करके लीजिए, सब के वैल्यू कितनी होती है? इक्वल होती है। तो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, बाकी सब के सब 10 सेंटीमीटर है। तो किसी एक के कारण सब पर 5 5 5 5 5 5, सब पर 5 5 5 5 माइक्रो 5 μc सब पर चार्ज है। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल 6 टाइम्स ऑफ किसी एक का, तो 6 टाइम्स ऑफ k, माने 1/4πε0 Q/r की बात करते हैं, है ना। तो 6 × 1/4πε0, 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। Q की वैल्यू 5 माइक्रो, माने 10 की पावर -6, और ये R का वैल्यू कह रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब जी माने 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ये 10 का +1 का, तो 5 × 10⁻⁵, 6 पंचे 30 × 9 और 10 की पावर 9, 10 की माइनस 10 की पावर 4, प्लस में 9 × 27, 270 × 10 की पावर 4। ये हो जाएगा वोल्ट। बाप, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं, आंसर तो मेरे पास है नहीं कि मैं देख लूँ। एक का पोटेंशियल जो भी बनेगा सब का सम होगा, सब पर सेम चार्ज है, यहाँ जीरो पोटेंशियल होने की कहानी नहीं बनती है। V1 1/4 Q/r, तो 5 × 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻1
10 की पावर +1 5 5 5 5 6 5 30 30 30 9 10 की पावर 9, ठीक है। 9 27 6 5 30 9 27, ठीक तो है, सही है। चलिए अब हम लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन क्या है देखिए भैया। 2 charges plus 2 mu c minus 2 mu c are located at the points A and B 6 cm apart. Identify the equipotential surface of the system. What is the direction of electric field at every point on the surface? अरे भैया ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन। इस पर का पोटेंशियल हमेशा से 0 होगा, ठीक है। क्योंकि इसके एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आता था, कितना आता है, U = कितना, P cos थीटा बाई r², उसके साथ और कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शायद मैं भूल गया यार, जरा देख लें दो। एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा दिमाग पाए हैं हम भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मैं भूल जाऊं, ये तो बहुत अच्छी बात है। P cos थीटा इंटीरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड, P cos थीटा है, P cos थीटा, हाँ तेरी भला P cos थीटा है, P cos थीटा, हाँ जी P cos थीटा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होगा उस पर का पोटेंशियल क्या होगा, है ना, इस पर का पोटेंशियल टोटल जो हो जाएगा हमारा वो हमेशा से 0 रहेगा। और अगला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, अगला पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है वो ये कि अगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा मैंने बतलाया हुआ है ना। तो पोटेंशियल 0, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, द इक्वेटोरियल प्लेन बाइसेक्टिंग the dipole is the equipotential surface या जीरो पोटेंशियल सरफेस, दोनों ही ट्रू है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट P, इसके ये P का डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। चलिए ये तो बात की हम लोग किसकी, एक्सरसाइज 2.3 की। तो जरा एक्सरसाइज 2.4 भी देख ले। तो 2.4 कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ दिस मच distributed uniformly its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at the point 18 cm from the center of the sphere? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूछ दिया, एनर्जी से कोई उसका बहस ही नहीं है। 2.4 में कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर का है ना, इसके सरफेस के ऊपर स्फेरिकल कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दिया गया है, दिया रहिए। ओके, व्हाट इज द इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ए का जवाब 0।
ए का जवाब 0। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर से पास नहीं करते हैं। इसके ऊपर चार्ज दिया होगा प्लस होगा माइनस होगा, पता नहीं, जो भी कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड, तो बी नंबर का जवाब है जस्ट आउटसाइड। तो 1/4πε0 है ना, Q/r² के हिसाब से चलते हैं तो इसको 9 × 10⁻9 दे दीजिए। Q का मतलब हो गया 1.6 × 10⁻⁻7 और डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 × 10⁻⁻2 ये दे दीजिए, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये काम आप कीजिए भैया, आप लोग कीजिए, ठीक है। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इससे 18 सेंटीमीटर, 12 मैंने 6 और बाहर आ जाइए, 6 और बाहर आ जाइए, 12 6 18। तो बस इसी क्वेश्चन में क्या करना है, इसी में 9 × 10⁻9 3/2 9/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई डैश जो होगा 9/4 ऑफ ये। क्यों? क्योंकि ये 12 से 6 यानी कि 12 से 18 हो रहा है, तो 3/2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 3/2 टाइम्स इंक्रीज करेगा 4/9, 9/4 नहीं 4/9, 4/9। तो 3/2 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है, तो ये 9/4 टाइम्स से रिड्यूस करेगा, इसका मतलब 4/9। इसी को निकाल करके इसके 4/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। तो चलिए 45 मिनट प्लस का वीडियो हो गया। तो एक्सरसाइज आज ख़त्म नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज में अभी कुछ क्वेश्चन है, तो कल के लिए छोड़ देते हैं। क्या है कि 1 2 3 4 5 6 अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए, किसी किसी क्वेश्चन में हमारा लंबा डिस्कशन भी होगा, तो एक पार्ट और हम लोग कल देखेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कॉम्पिटिटिव सेक्शन के क्वेश्चन। तो धन्यवाद, आज का वीडियो ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए।